नावल का नाम सूखे पत्ते, राइटर आयशा बशीर। यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड्स गोज टू आबिश रंधावा। जर्मनी के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर बर्नल में आज बिजनेस और होटल्स अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद थी। ये तकरीब साल में एक बार ही होती है। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जब इसको तकरीब के कार्ड मौसूल हुए, जहां लिखा था कि वो अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। वो हैरत के मारे दंग रह गई क्योंकि इसको अभी इस काम में 2 साल ही हुए थे, जबकि इससे ज़्यादा तजर्बाकार कुछ लोग थे इस शोबे में जो अभी तक इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। वो हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में घिरी ऑफिस से निकली और गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल पड़ी। वो ये खबर सबसे पहले अपने बाबा को बताना चाहती थी। जब ये अवार्ड इसको मिला तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही। दूसरी तरफ होस्ट इसके बारे में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको बताते चलें कि मिस आबिश रंधावा इस प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा यंग कामयाब लेडी हैं। इन्होंने अपना स्टार्ट 2 साल पहले लिया और बहुत कम वक्त में कामयाबी हासिल की। पूरे बर्लिन शहर में इनका होटल सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस आबिश रंधावा। तालियों की गूंज में वो स्टेज पर आई और अवार्ड वसूल किया। वो अवार्ड को थोड़ी देर देखती रही, फिर सर उठाकर नम आंखों से अपने बाबा को देखा और मुस्कुराई। लेकिन ये मिस्टर रंधावा ही जानते थे इस मुस्कुराहट में कितनी उदासी थी। वो भी जवाबन मुस्कुराए और इसकी हौसला अफजाई की। वो माइक की तरफ आई। गुड इवनिंग एवरीवन, होस्ट की तरफ देखकर कहा। मिस्टर जोन्स, आपके अल्फाज के शुक्रिया। फिर कहना शुरू किया, इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। मैं ये अवार्ड अपने बाबा, मामा और भाई को डेडिकेट करना चाहूँगी। बाबा, मैंने अगर आज ये अवार्ड जीता है तो ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आज मैं जहाँ हूँ, जिस स्टेज पर हूँ, और ये सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप ना होते तो आबिश आज कहीं नहीं होती। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे मुश्किलात से भागने के बजाय डट कर मुकाबला करना सिखाया। मेरे बाबा ने मुझे आज में रहना सिखाया। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं बाबा। आबिश आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था, ज़िंदगी खुद को ढूंढने का नाम नहीं, ज़िंदगी खुद को बनाने का नाम है। मैंने इस पर अमल किया और ख़ुद को बनाया, और ये अवार्ड मेरी कामयाबी का सबूत है। थैंक यू वेरी मच। और तालियों की गूंज में वो नीचे आ गई और अपने बाबा के पास बैठ गई। मिस्टर रंधावा ने इसे साथ लगाकर शाबाश दी और कहा, मेरी बहादुर बेटी, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तकरीब के अख्ताम और सबकी मुबारकबाद वसूल करने के बाद वो घर आ गए। ड्राइवर ने रंधावा रेजिडेंस के सामने हॉर्न दिया तो गाड़ी ने मुस्तैदी से गेट खोल दिया। रंधावा रेजिडेंस इस वक्त रोशनियों में नहलाया हुआ था। वो गाड़ी से उतरी तो मिसेस रंधावा ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और मुबारकबाद दी। वो तबीयत की खराबी के बायस नहीं जा पाई थी। मुझे पता था मेरी बेटी ही ये अवार्ड जीतेगी। इनके लहजे में महसूस की जाने वाली खुशी थी। जी मम्मा, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। इसने माँ को क्रेडिट दिया। मिसेस रंधावा ने गौर से अपनी बेटी को देखा। खिला रंग, स्याह चमकदार आंखें जिनमें झील सी गहराई थी, पतली नाक, गुलाबी होंठ, स्याह बाल जो हर वक्त हिजाब में रहते थे, और बाएं आंख के पास तिल जो सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींचता था। इसका चेहरा इन चेहरों में से था जिस पर एक दफ़ा नज़र डाल लें तो नज़र हटाना मुश्किल लगे। इसकी शख्सियत में एक कशिश थी। इस वक्त भी वो स्याह मैक्सी में मलबूस पुरवगार लग रही थी। क्या देख रही हैं मम्मा? इनको एक टक अपनी तरफ देखते पाकर वो खुजल हो गई। देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। इन्होंने इसका चेहरा थाम कर कहा, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अब अंदर चलें। सब अंदर चले गए जबकि मिस्टर रंधावा कॉल आने पर लॉन की तरफ चले गए। ऑफिस का अमला इस वक्त सुस्त रवि से काम कर रहा था क्योंकि खिलाफे मामूल इनका बॉस अभी तक नहीं आया था, और ऐसा पहली बार हो रहा था। वरना तो ये पूरा अमला जानता था कि इनका बॉस टाइम और रूल्स का बहुत सख्त था। तो बिलाखिर सर आज लेट हो ही गए। क्रिस्टीना ने जान को देखकर कहा, सर कभी भी लेट नहीं होंगे, वो हमेशा अपने वक्त पर आते हैं। कैथी ने मुदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि वह अपने बॉस की गाड़ी आते देख चुकी थी। वो अपनी स्याह चमचमाती BMW से निकलकर मगरूराना चाल चलते हुए ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। ब्रांडेड ब्लैक डिनर सूट और ब्रांडेड शूज, ब्लैक ब्राउन बालों का जदीद हेयर स्टाइल, अंबर रंग, आंखों पर स्याह गॉगल्स,
खड़ी मगरूर नाक, सफेद चेहरे पर हल्की स्टेबल 6 फुट से ज्यादा कद, वो शहरज़ादा शख्सियत का मालिक था। हर कोई इसके शहर में गिरफ्तार हो जाता था। वो हर जगह और हर मौके पर सराहा गया था। वो किसी रियासत के मगरूर शहजादे की तरह चलता हुआ आया और सेक्रेटरी को अपने पीछे आने का इशारा करता अपने ऑफिस में चला गया। कैथी भागकर अपने कैबिन गई और फाइल्स उठाकर चल पड़ी। ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने के बाद अंदर दाखिल हुई, जहां सैम अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो चुका था। सर, फाइल्स मैंने रेडी कर दी हैं, आप चेक करके साइन कर दे। कैथी ने फाइल्स टेबल पर रख दी। सैम ने लैपटॉप से तवज्जो हटाकर फाइल्स को चेक किया और साइन कर दी। मीटिंग्स का शेड्यूल क्या है आज? नजरें दोबारा लैपटॉप पर जमाए उसने पूछा। मीटिंग आज कोई नहीं है, लेकिन मिस्टर मैक्स ने लंच का कहा था और ये भी कि 2 बजे पहुंच जाएं, वरना वो उठाकर ले जाएंगे। ओके, तुम ये फाइल्स ले जाओ और सबमिट कर दो। मैक्स इसका बेस्ट फ्रेंड था। मैनचेस्टर में इसका सबसे पहला दोस्त मैक्स ही था। इनका साथ बहुत पुराना था और इस साथ को कायम रखने में ज़्यादा हाथ मैक्स का ही था। दोस्ती का हाथ भी मैक्स ने ही इसकी तरफ बढ़ाया था और सैम की पर्सनालिटी से मुतासर हुआ था। वो पहला अंग्रेज था जो आदम बेजार था। वो मशरिक और मगरिब का मिलाप था, लेकिन मगरिब का असर ज़्यादा गालिब आया था। सैम को आते देखकर वो ये सब सोच रहा था, मिस्टर मैक्स अब घूरना बंद करो, मैं आ गया हूँ और हकीकत है। सैम ने इस पर चोट की क्योंकि वो कई बार इसको लंच पर इनवाइट कर चुका था, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो इनकार कर देता था। ओह, मैं समझा आज भी ख्वाब ही देख रहा हूँ, क्योंकि सारी दुनिया का काम मिस्टर सैम ही तो कर रहे हैं। मैक्स कहाँ बाज रहने वाला था। वो तो जल भुन ही गया था। इसने वेटर को बुलाया और ऑर्डर नोट कराया। हल्की फुल्की गपशप में इन्होंने लंच किया। जॉर्ज ने कॉल की थी, मुझे नाराज हो रहा था तुम अवार्ड्स सेरेमनी में नहीं आए। मैक्स ने कल होने वाले बर्नल के अवार्ड सेरेमनी के ओनर से होने वाली बात सैम को बताई। काफी पीते सैम का रंग पल भर में तब्दील हुआ, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। कॉफी का खाली मग टेबल पर रखा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्योंकि मुझे बर्नल से नफरत है, जाने से पहले वाज़े अल्फाज में कहा और अपने पीछे हैरान से मैक्स को छोड़कर चला गया। मैक्स हैरत ज़दा था क्योंकि बर्नल सैम का पैदाइशी शहर था। मैनचेस्टर में तो वो 10 साल पहले आया था और यहीं पर सेटल हो गया। वो हैरान था अपने आबाई शहर से इसे कैसे नफरत हो सकती है। ऐसा क्या हुआ था कि सैम अपने आबाई शहर से नफरत करने लग गया था। रंधावा रेजिडेंस में इस वक्त रोशनियों का तूफान उमड़ आया था। मिस्टर रंधावा ने आबिश के अवार्ड जीतने की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें इनके बिजनेस पार्टनर, दोस्त अहबाब और आबिश के होटल के कुछ लोग इनवाइट थे। वो स्याह लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस मसनूई खूबसूरती से पाक, नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो मेहमानों के साथ मसरूफ़ थी जब गार्ड ने आकर इतला दी कि मीडिया के कुछ लोग इससे बात करना चाहते हैं। वो मेहमानों से माजरत करती इस तरफ आ गई जहां रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। कांग्रेस मिस आबिश, आपके अवार्ड और आपके होटल के कामयाब तरीन जाने के लिए आप सबका शुक्रिया। मुबारकबाद के बाद इन्होंने सवालात का आगाज़ किया। मिस आबिश, चूँकि ये सभी जानते हैं कि आप इस प्रोफेशन में अभी नहीं हैं और आपने बहुत जल्द अपना आप मनवा लिया है, तो इसकी कामयाबी का राज क्या है और आप कैसा महसूस कर रही हैं? इसने सहाफ़ी के सवाल को गौर से सुना और कहना शुरू किया, देखिए, दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं, आप इनमें से जिससे भी इसकी कामयाबी का राज पूछेंगे तो आई थिंक आपको यही जवाब मिलेगा, अज़्म, मेहनत, लगन और आपकी किस्मत। रही बात कैसा महसूस कर रही हूँ, तो हर इंसान अपनी कामयाबी पर खुश होता है, मैं भी हूँ। हमने देखा है कि कुछ लोग जो नए होते हैं किसी भी प्रोफेशन में ले लें, वो अपना स्टार्ट कम से ज़्यादा की तरफ लेते हैं। अगर होटलिंग की बात की जाए तो 2 स्टार से या 3 स्टार होटल से करते हैं। आपने डायरेक्ट 5 स्टार होटल से स्टार्ट लिया। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? और क्या आपको ये गुमान नहीं हुआ कि अगर होटल कामयाब ना हुआ तो आपको कितना लॉस होगा? दूसरे सहाफ़ी ने सवाल किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और दानिशमंदी इसी में है कि हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएं, और होना भी ऐसा ही है। इंसान तरक्की कम से ज़्यादा की तरफ ही करता है। और जहाँ तक बात है मेरे डायरेक्ट 5 स्टार होटल्स में स्टार्ट करने की, तो आप यूँ समझ लें कि मुझे चैलेंज मिला था जो मुझे पूरा करना था, और इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो सबको खुद पर होता है। और रही बात लॉस की, तो मैंने ऐसा कोई वहम नहीं पाला था, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं
تو اچھی اور بری دونوں صورتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں. اب یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم کس صورت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ برا گمان رکھو گے تو کبھی بھی ایسا ہارڈ ورک نہیں کر پاؤ گے جیسا کرنا چاہیے. لہٰذا اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں نے بھی وہی کیا. کیا آپ مزید ہوٹلز بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ابھی ارادہ تو نہیں، لیکن سوچا جا سکتا ہے. اطلاع ملی ہے کہ آپ انگیجڈ ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ایک منچلے صحافی نے سوال کیا. مجھے بھی ابھی آپ سے اطلاع ملی ہے. سب نے کہکا لگایا. تھینک یو سو مچ، پلیز مزید کوئی سوال نہیں. وہ مہمانوں کی طرف چلی گئی. پارٹی رات دیر تک چلنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی. آصف رندھاوا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے. ان کے باپ سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے زمیندار تھے. آصف بہت ذہین تھے اور پڑھنے کا شوق بھی رکھتے تھے. انہوں نے اپنے باپ سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بیٹے کی خواہش پر رضامندی دے دی اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیا. آمنہ آصف صاحب کی کلاس فیلو تھی. وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی. آمنہ بیگم اور آصف صاحب نے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے شادی کر لی. آصف صاحب نے MBA کرنے کے بعد لندن میں ہی بزنس شروع کر دیا اور کامیاب بھی رہے. اس وقت آمنہ ماں بننے والی تھی جب آصف صاحب کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. انہوں نے آمنہ کے ماں باپ کو آمنہ کے پاس بلایا. چونکہ وہ جرمنی میں رہتے تھے اس لیے ان کو آنے میں دقت نہیں ہوئی اور خود اپنے وطن واپس پہنچ گئے. ماں باپ کو دفنانے کے بعد مسئلہ اب زمینوں کا تھا کہ اتنی زیادہ زمینوں کو سنبھالے گا کون. لہٰذا انہوں نے حویلی کے سب سے پرانے ملازم، جو بہت وفادار اور ایماندار بھی تھا، کو حویلی اور گھر کی ذمہ داری سونپی اور خود لندن واپس چلے گئے. بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھے. بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کے ہاں 5 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی. ان کو بیٹی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، جو کہ آبش کی پیدائش نے ختم کر دی. آبش سب کی بہت لاڈلی تھی. بھائی کی تو جان تھی. دونوں بہن بھائی میں بہت فرق تھا. وہ شرارتی لڑکی تھی جبکہ اس کا بھائی سنجیدہ مزاج تھا. وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ وہ حادثہ ہوا اور سب کی خوشیاں نکل گیا. ان کی زندگی کی خوشیاں تباہ ہو گئی. اس حادثے کے بعد مسٹر رندھاوا اور ان کی مسز نے برلن میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، جہاں مسز رندھاوا کی ماں ان کے باپ کے انتقال کے بعد اکیلی تھی. انہیں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مسز رندھاوا کی ماں چل بسی. آصف رندھاوا نے اپنا بزنس نئے سرے سے سٹارٹ کیا اور خوش قسمتی سے انہوں نے اپنا نام جلد ہی بنا لیا. ہائی ہینڈسم، ڈیٹ پر چلو گے؟ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا بیئر کے پیک چڑھا رہا تھا جب ایک لڑکی جھومتی ہوئی اس کے کندھے سے لگی اور ایک آنکھ دبا کر کہا. اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ڈیڈی مجھے یہ گندی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی. ایک اور آواز آئی، بہت بری بات ہے سیم، ایسا نہیں کہتے، گرلز کی عزت کرنا ہمیشہ. نہیں، اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے لڑکی کو ناگواری سے دور ہٹایا. وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی. ہا 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 ہا، سیم تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے بدذوق ہو، میکس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا. اگر مجھے آفر کرتی نا تو میں کبھی منع نہ کرتا. یہیں سے اندازہ لگا لو تجھ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تو ابھی بھی شوق سے جا، میں جینی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اس نے میکس کی منگیتر کے بارے میں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جینی کو میکس کے اور لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ منگنی سے پہلے اس کے نہ جانے کتنے افیئرز رہے تھے. یہ کمینہ پن ہے سیم، اس نے روحان سے انداز میں کہا. اس سے کمینہ پن نہیں، سمارٹنس کہتے ہیں. وہ لوگ اب کلب سے باہر نکل آئے تھے. ویسے سیم تم برنل میں پیدا ہوئے تھے نا؟ گاڑی میں بیٹھ کر میکس نے اسے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا. سیم سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا. ہاں، ایک لفظی جواب دیا. سنجیدگی ہنوز قائم تھی. تم برنل میں پیدا ہوئے اور 10 سال پہلے یہاں شفٹ ہوئے، تو کیا تمہاری فیملی برنل میں ہے؟ میں نے کبھی تمہیں تمہاری فیملی سے بات کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی تم 10 سال سے برنل گئے ہو. میکس کو اس کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا. بے شک وہ 10 سال سے دوست تھے. سیم نے اس کو اپنے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. لفظ فیملی پر سیم کے چہرے پر دکھ کا سایہ لہرایا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو کمپوز کر لیا. میری فیملی نہیں ہے. ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد موم نے دوسری شادی کر لی اور نیو یارک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی گئی. سیم نے سنجیدگی سے بتایا. اور تم ان کی شادی کے بعد؟ میں ان کی شادی سے بہت پہلے آ گیا تھا. ان کی شادی کا مجھے 1 سال پہلے علم ہوا تھا. سیم نے اس کی بات کاٹ کر کہا. کیا تم پہلے ہی اپنی مام کو چھوڑ کر آ گئے اور تم برنر سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میکس نے موقع اچھا دیکھ کر وہی سوال کر دیا جو اس کو
कल से परेशान कर रहा था। मैक्स, आई थिंक तुम मेरे बारे में काफ़ी जान चुके हो और मेरे बारे में जो तजस्सुस है तुम्हें, आज इसको ख़त्म कर दो अगर मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो। इसने मैक्स के अपार्टमेंट के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा। मैक्स के उतरने के बाद वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। इसके बारे में सब इतना ही जानते थे जितना वो चाहता था कि मालूम हो। वो एक बंद खोल था जिसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। मैक्स ने दूर जाती इसकी गाड़ी को देखते हुए अंदाजा लगाया। वो एक तंगो तारीख राहदारी थी जहां वो भागती जा रही थी, लेकिन वो तवील राहदारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल आखिर भागते हुए सामने रोशनी नजर आई। वो तेजी से इस तरफ बढ़ी। इसने देखा जमीन पर कोई वजूद औंधा पड़ा है और इस वजूद से खून बह रहा है। खौफ की एक लहर इसके जिस्म में सरायत कर गई। इसने कांपते हाथों से इस वजूद को सीधा किया तो वो चीख कर पीछे गिर गई। भाई, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था और सांस तेज तेज चल रही थी। साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास घटाघट पी गई। वो उठकर दाएं दीवार की तरफ चल पड़ी। वहां मीडियम साइज फ्रेम में एक तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर में एक 15 साल की लड़की और एक 20 साल का लड़का था। लड़के ने इस लड़की के कंधे पर बाजू फैलाकर खुद से लगाया हुआ था और दोनों बिलाशुबा किसी बात पर हंस रहे थे। वो एक मुकम्मल और खूबसूरत तस्वीर थी। जिंदगी में ऐसे मनाजर बहुत कम मिलते हैं जो मुकम्मल और खूबसूरत हों। इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। तुम आगाही हो, तुम दिमाग हो, तुम इस दुनिया की नहीं हो। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचो, क्या तुम इस दुनिया की हो सकती हो? तुम्हारी खामोशी क्या कह रही है, तुम मानती हो? संजीदगी से कहते आखिर में शरारती अंदाज में कहा गया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इसे आज भी याद था इसने कितना हंगामा खड़ा कर दिया था। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां घड़ी 2 बजा रही थी। मतलब अगला दिन शुरू हो चुका था। भाई, इस हादसे को हुए आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे अंदर आज भी पहले दिन की तरह ही टूट फूट का शिकार है। मेरे जख्म आज भी हरे हैं। भाई, आपकी गुड़िया ने आपका ख्वाब पूरा कर दिया। देखिए, आपकी आबिश आज कामयाबी की बुलंदी पर खड़ी है, लेकिन मेरी सारी खुशी तो आपके बगैर अधूरी है। मुझे तो आप चाहिए थे, ये सब नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है भाई। आंसू इसकी आंखों से लुढ़क कर गिर रहे थे। वो मामा बाबा के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन हकीकत में तो वो बहुत कमजोर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने का मंजर लगा और वो माजी में कहीं खोती चली गई। 6 साल पहले लंदन की वो एक खूबसूरत सुबह थी। इसने सुबह सुबह ही घर में तूफान उठाया हुआ था, क्योंकि आज इसके स्कूल की पिकनिक ट्रिप जानी थी और चूंकि वो पहली बार जा रही थी, इस पर वो बहुत पुरजोश थी। और ये पहली बार जाने की इजाज़त किस मिन्नत समाजत से मिली थी, ये वो ही जानती थी। भाई, आखिरकार आप मान क्यों नहीं रहे? प्लीज़ भाई, मान जाएं। इसने जज्बाती अंदाज में कहा। इसका भाई इससे देखता रहा, फिर कहना शुरू किया। देखो आबिश, यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है जो बहुत ख़राब है और वो लोग गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं। वो लोग पाकिस्तान से आए एक स्टूडेंट को मार रहे थे, क्योंकि बकौल इनके वो दहशतगर्द था। चूँकि वो लड़का मेरे वतन से था, इसलिए मैंने इसे इन लड़कों से बचाया और इंतज़ामिया को भी शिकायत की। इंतज़ामिया ने इनके ग्रुप के 1-2 लड़कों को निकाल दिया। वो सबके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो सब बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टर्स भी थे। अब वो ग्रुप मेरे पीछे है। मैं अभी तक इनके हाथ तो नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आराम से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें भेजने से इसीलिए डर रहा हूँ कि कहीं तुम्हें ना कुछ हो जाए। इसने बल आखिर सच बता ही दिया। भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अकेली थोड़ी होंगी। वो लड़के मुझे कौन सा जानते होंगे। और इसकी इस बात पर किस्मत दूर खड़ी मुस्कुराई थी। ठीक है दादी अम्मा, तुमने कौन सा मान लेना है, लेकिन आबिश गुड़िया, याद रहे कि भरोसा हमेशा खुद पर ज़्यादा और दूसरों पर कम करना है। और जो सुनो इस पर कभी भी यकीन नहीं करना, और जो देखो इस पर आधा यकीन करो। बाज़ दफ़ा हमें वो दिखाया और बताया जाता है जिसका कोई वजूद नहीं होता, इसलिए खुद पर यकीन होना चाहिए। इसने हमेशा की तरह नसीहत की। ये इसकी आदत थी। वो अपनी बहन को रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता था और फिर इसके भाई ने ही मामा और बाबा को राज़ी किया था। कैसे, ये वो नहीं जानती थी। और आज वो पिकनिक मनाने जा रही थी। स्कूल की बस बहुत सी जगहों पर रुकने के बाद अब वापसी की तरफ गामजन थी। इसने बहुत एंजॉय किया था। इनकी बस स्कूल पहुंची तो रोज़ी, जो इसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी,
का ड्राइवर पहले से मौजूद था। आबिश का ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा था। रोज़ी ने आबिश को ड्रॉप करने की ऑफ़र की तो इसने मना कर दिया, लेकिन रोज़ी के बेहद इसरार पर इसने मजबूरन हाँ कर दी। लेकिन पहले अपने ड्राइवर को कॉल की ताकि इसको मना कर दे, लेकिन कॉल ना हो पाई। इनकी गाड़ी सड़क पर रवां-दवां थी कि अचानक ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी। आबिश ने चौंक कर देखा। इसने इस इलाके को पहले नहीं देखा था। कुछ ही देर में एक ग्रुप जिनमें लड़के और चंद लड़कियां थीं इनकी तरफ चले आ रहे थे। वो लोग चलते हुए सीधे आबिश की तरफ आए तो रोज़ी ने जल्दी से इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। लेट्स गो बेबी, इनमें से एक लड़की ने कहा तो आबिश ने अचंभे से रोज़ी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। सॉरी डियर, पैसा बोलता है, अब तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा, रोज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जो बेयकीनी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख रही थी होश में तब आई जब इन लोगों ने इसे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों पर तो जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो इसे एक बड़े से पुराने कमरे में ले आए और कुर्सी से इसे बांध दिया। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो? वो चीखते हुए बस यही पूछे जा रही थी और डर भी रही थी कि अगर इन लोगों ने इसे मार दिया तो। इसने झुरझुरी सी ली। सब बताएंगे बेबी, चिल्लाना बंद कर दो, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, तुम्हारे भाई से काम है, हमें इसके भाई को कॉल करो। इनमें से एक लड़के ने, जो कि यकीनन इनका लीडर था, इसको जवाब देने के बाद दूसरे लड़के को कहा तो इसने कॉल कांटेक्ट होने पर मोबाइल इसी लड़के को थमा दिया। मिस्टर और मिसेस रंधावा फिक्रमंदी से सोफे पर बैठे हुए थे क्योंकि आबिश अभी नहीं आई थी और ड्राइवर का सेल भी मुसलसल बन जा रहा था। बस बहुत हो गया बाबा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं आबिश के स्कूल जाकर चेक करता हूँ। अहमद कहते हुए बाहर निकल नहीं लगा था कि इस वक्त गाड़ी की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर गया, लेकिन ड्राइवर को अकेला देखकर वो सही मायनों में परेशान हो गया था। आबिश कहाँ है और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारा सेल फोन क्यों बंद था? वो ऊंची आवाज में इससे सवाल कर रहा था। इसकी आवाज सुनकर मिस्टर और मिसेस रंधावा भी बाहर आ गए थे और आबिश को ना पाकर जो सुकून थोड़ी देर के लिए आया था वो गारत हो गया था। सर, रास्ते में गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो गए थे और मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए बंद था। गाड़ी के टायर लगवाने के बाद मैं स्कूल गया तो चौकीदार ने कहा कि आबिश मैम अपनी दोस्त के साथ चली गई हैं। ड्राइवर का जवाब सुनकर वो सब खामोश खड़े थे और दुआ कर रहे थे कि आबिश को कुछ ना हो। इस खामोशी को अहमद के मोबाइल पर होने वाली बेल ने तोड़ा। इसने देखा नंबर अजनबी था। इसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो मिस्टर अहमद, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत परेशान होगे, आखिर को तुम्हारी प्यारी बहन जो नहीं मिल रही, तो सुन लो, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर अपनी बहन की सेफ्टी चाहते हो तो फौरन पहुंच जाओ, वरना तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है कि दिल। शट अप, जस्ट शट अप। मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन को कुछ हुआ या इसे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अहमद ने इसकी बात काट कर घुराते हुए कहा। बेशक वो मगरिब में पैदा हुआ था और परवरिश भी वहीं पाई थी, लेकिन था तो एक मशरकी मर्द ही, कैसे बर्दाश्त कर लेता इस तरह की बात अपनी बहन के बारे में। वो इस लड़के की आवाज़ सुनते ही पहचान गया था कि ये इसी ग्रुप का लड़का है। इसने मामा बाबा की तरफ देखा जो परेशान इसी को देख रहे थे। इसने मुख्तसर करके इनको सारे मामले से आगाह किया और इनको तसल्ली देता वहां से निकल गया। आबिश को जब मालूम हुआ कि ये वही ग्रुप है जिसके बारे में इसका भाई बता रहा था तो इसको पछतावे और घबराहट ने आन घेरा। वो पछता रही थी कि इसने अपने भाई की बात क्यों नहीं मानी। ना वो पिकनिक पर आती और ना ये सब होता, और घबरा रही थी पता नहीं ये लोग इसके भाई के साथ अब क्या करेंगे। लेकिन वो भूल गई थी कि जो होना होता है वो तो होकर रहता है, हम चाहें या ना चाहें। जैक वो आ गया है। इन लड़कों में से एक ने जैक नामी इस लड़के को कहा जो इनका ग्रुप लीडर था। अहमद इन सब की तवक्का से भी ज्यादा जल्दी पहुंच गया था। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए ग्लास वाल की तरफ बढ़ गया जहां इन लोगों ने आबिश को रखा हुआ था। अहमद अंदर दाखिल होते ही बेताबी से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आबिश इसको कहीं नजर नहीं आई। आबिश, आबिश, अहमद ने इसे आवाजें देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ना हो सका। वो खतरनाक तेवर लिए एक लड़के की जानिब बढ़ा। भाई, आबिश की आवाज पर वो दरमियान ही में रुक गया। इसने आवाज की सिम देखा। वो जल्दी से ग्लास वाल की जानिब बढ़ा, लेकिन बेशुमार कोशिश के बावजूद वो इसे खोल ना सका क्योंकि वो अंदर से लॉक था। वो अंदर का मंजर बआसानी देख सकता था, जहां आबिश को एक कुर्सी पर बांधा गया था और जैक इसके सर पर गन ताने खड़ा था और मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखते हुए गोया हुआ। वेलकम बडी, तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है कि मैं इससे दूर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। वैसे तुम्हारे लिए एक डील है,
तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें कभी कुछ कहे बगैर छोड़ दूंगा। वो कहने के साथ साथ आबिश की रस्सियां भी खोल रहा था। अपनी बकवास बंद रखो जैक, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मारो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। तुम श्योर हो? हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसने अहमद को देखकर सोचते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम मेरी बहन को छोड़ दो। जैक ने पीछे खड़े लड़कों को आंख से इशारा किया। इन्होंने इस बात में सर हिलाया और अहमद को जकड़ लिया। जैक बाहर आया और अहमद के सामने गर्दन अकड़ाकर खड़ा हो गया। आबिश दम साधे ये सारी कार्रवाई देख रही थी। वो तो बस अपने जान से प्यारे भाई की सलामती की दुआ कर रही थी। इसको जैक के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जैक ने पूरी कुव्वत से अहमद के पेट में एक घूंसा मारा और लगातार मारता रहा। इससे भी काम ना बना तो गन से इसके माथे पर इस जोर से मारा कि खून का फवारा फूट पड़ा। आबिश ग्लास वाल पर हाथ रख के चीखती रही, लेकिन इन लोगों ने इसकी एक ना सुनी। अपने भाई का खून देखकर इसकी जान जा रही थी। काफ़ी देर मारने के बाद वो लोग अहमद को वहाँ से ले गए। आबिश का चीख चीख कर गला बैठने लगा था। वो मुसलसल रोती जा रही थी। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि एक लड़का एसिड की एक बोतल लेकर आया और जैक को थमा दी। कुछ लड़के अहमद को लेकर इस दफ़ा आबिश की तरफ। अहमद की साइड बैग थी। इनका अगला इकदाम क्या हो सकता था, ये सोचकर ही आबिश के रोंगटे खड़े हो गए। नो नो प्लीज स्टॉप, नहीं प्लीज ये ना करो। भाई 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 प्लीज उठ जाए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, रुक जाओ प्लीज। वो रोते हुए मुसलसल चिल्लाती जा रही थी। किसी बेबसी सी बेबसी थी। इसके भाई को इसकी आंखों के सामने मार रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जैक ने बोतल का ढक्कन हटाया और एसिड इसके मुंह पर फेंक दिया। पूरे कमरे में इसकी चीखें गूंज रही थी। आबिश आंखें मीच कर कानों पर जोर से हाथ रख के नीचे बैठती चली गई। ठा ठा गोलियां चलने की आवाज पर आंखें खोली। इसकी आंखों में खौफ था, बेतहाशा खौफ था, अपने भाई को खोने का खौफ। क्लिक की आवाज पर इसने दूसरी तरफ देखा। वहां खामोशी थी, जामिद खामोशी। मौत के बाद का घटा छाया हुआ था। वो लोग शायद वहां से चले गए थे। आबिश मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। वो उठी और बेताबी से ग्लास वाल का दरवाजा खोलकर भागती हुई बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसके कदम साकित हो गए। सामने पड़े वजूद से खून बह रहा था, लेकिन वो औंधा पड़ा हुआ था। भाई, आबिश ने आस्तगी से पुकारा। वो चलती हुई इस तक आई और धड़कते दिल और कांपते हाथों से इसको सीधा किया तो वो बेसाख्ता पीछे को हटी। इसके पैरों तले से जमीन निकलने लगी थी। बॉडी का चेहरा सारा झुलसा दिया गया था और बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, और 2 गोलियां सीने पर लगी थी। वो सदमे में घिरी देखती रही। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वहशत के मारे एक नज़र डालकर दोबारा नज़र ना डालता, लेकिन वो कैसे इस इंसान से वहशत ज़दा हो सकती थी जो इसको अपनी जान से भी प्यारा था। तू जहाँ रहे मेरी दुआ की छाँव हो, वो शहर हो या गांव हो, तेरी आंख में नमी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, तुझे जो लगे वो नज़र ना हो, किसी दुख को तेरी खबर ना हो, खुशी तेरे पाँव की धूल हो, दुआ ये मेरी कबूल हो। वो बिल्कुल साकित बैठी थी और आंखों से आंसू का एक रेला था जो बह रहा था। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, बस 16 साल की ही तो थी और इतना दुख झेल लिया था। वहाँ छाई इस खामोशी को पुलिस की गाड़ी के सायरन ने तोड़ा था। वो लोग शायद अहमद का मोबाइल ट्रैक करके वहाँ पहुँचे थे। मिस्टर रंधावा आबिश तक आए और इसे साथ लगाया। इन लोगों ने बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और वहाँ से चले गए। आबिश अब भी खामोश ही थी। इसने इस दिन इस जगह पर अपने भाई को ही नहीं खोया था, इसने एतमाद भी खो दिया था, दोस्ती से, लोगों और खुद पर से। अहमद की बॉडी को घर लाया गया, गुस्ल हुआ। इस सारी कार्रवाई के दौरान भी आबिश की खामोशी ना टूटी, बस खामोश आंसू बहाए जा रही थी। मिस्टर और मिसेस रंधावा खुद गम से निढाल थे। बॉडी की हालत ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा देर रखी जाती, इसलिए मिस्टर रंधावा कुछ दोस्तों को साथ लेकर बॉडी को लेकर चले गए। रोज़ो शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस इसी को मरना था। 1 माह बाद मौत जिंदगी को ख़त्म करती है, रिश्ते को नहीं। ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन सभी ने चले जाना है। किसी का वक़्त आज आया है तो किसी का कल आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। अगर हमारे प्यारे हमें छोड़कर चले जाएं तो हमें चाहिए कि सब्र करें और इनके लिए दुआ करें। कुछ लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप पर गुजरती है तब आपको पता चलता है। हाँ ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, सब्र करें। और वैसे भी मेरा मानना है कि ये जिस्मानी मौत
معنی نہیں رکھتی، اصل معنی وہ موت رکھتی ہے جو کسی کے دل میں آپ کی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ موت ہماری زندگی تو ختم کر دیتی ہے، لیکن ہمارے پیاروں سے ہمارا رشتہ تو ختم نہیں ہوتا نا۔ ہمیں بہادر بننا چاہیے تاکہ خود سے منسلک لوگوں کو ہم سہارا دے سکیں۔ احمد کی موت کے بعد سے وہ مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، ایسے جیسے خود کا بھرم رکھ رہی ہو۔ مسٹر اور مسز رندھاوا کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اس وقت وہ احمد کے کمرے میں موجود تھی اور کمرے کی ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کو احمد کی ڈائری ملی، اس کو احمد کی عادت کا پتہ تھا کہ وہ اپنی ڈائری میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات لکھتا ہے۔ اب بھی جب اس نے یہ سب پڑھا تو اس کو ایسے لگا جیسے احمد اس سے مخاطب اور کہہ رہا ہو کہ تم ماما بابا کا خیال نہیں رکھ رہی، میں تم سے بہت مایوس ہوا ہوں۔ اسے لگا جیسے اس کا بھائی اس سے ناراض ہے۔ وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر اس نے احمد کی ایک ایک شرٹ کو پکڑ کر محسوس کیا۔ وہ الماری بند کرنے لگی تھی، اس کی نظر سامنے پڑی جہاں ایک پیک کیا ہوا گفٹ رکھا تھا، ساتھ ایک کارڈ بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ گفٹ اور کارڈ نکالا۔ اس نے گفٹ کھولا، اس کے اندر ایک سیل فون تھا۔ اس نے کارڈ کو دیکھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ کھولا، اندر ایک پوئم لکھی ہوئی تھی، وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے۔ کچھ دن بعد اس کی سالگرہ تھی۔ اس کو یاد تھا وہ سیل فون کے لیے کتنی ضد کرتی تھی، لیکن احمد ہر بار اس کو ٹال دیتا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی ہے اور اب جب اس نے گفٹ کے طور پر دے دیا تھا وہ خود نہیں تھا۔ اس نے کارڈ کو ہونٹوں سے لگایا۔ مسٹر رندھاوا احمد کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھے، لیکن اندر مسز رندھاوا کے بجائے آبش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور آبش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آبش نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس سب کے دوران آبش کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے گلے لگایا۔ آبش تو جیسے سہارے کی تلاش میں تھی، جو ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، میری وجہ سے بھائی چلے گئے بابا، کتنا منع کیا تھا انہوں نے مجھے، اگر میں نہ جاتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ بے ربط روتے ہوئے بس یہی کہہ رہی تھی۔ مسٹر رندھاوا نے اس کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دی، لیکن وہ تو جیسے آج سارا غبار باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ آبش، اس گلٹ سے باہر آ جاؤ کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ احمد نے ہمیں سب بتا دیا تھا، یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں بیٹا۔ اس کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ ہم نے بھی اپنا جوان بیٹا کھویا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں دکھ نہیں ہے؟ بہت ہے، لیکن ہم نے اللہ کی رضا مان کر صبر کر لیا ہے۔ ہم نے اپنی ایک اولاد تو کھو دی ہے، لیکن ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے، اور اس بار شاید ہم بھی صبر نہ کر پائیں۔ مسٹر رندھاوا نے پیار سے اسے سمجھایا، لیکن آبش کے رونے میں ابھی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ مسٹر رندھاوا نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار ہی رو لے۔ کافی دیر بعد وہ پھر گویا ہوئی۔ بابا، ان لوگوں نے بھائی کو بہت مارا تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ ان لوگوں نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا۔ میں کچھ نہ کر سکی بابا، میرے بھائی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ مسٹر رندھاوا نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں مسز رندھاوا کھڑی آنسو صاف کرتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ آپ دونوں پیکنگ کر لیں، لیکن ضروری سامان ہی ہو بس۔ مجھے 2 دن لگ جائیں گے وائنڈ اپ کے لیے، اور پرسوں کی ہماری فلائٹ ہے جرمنی کی۔ ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر مسٹر رندھاوا نے کہا، آبش کل رات کے بعد خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، مسز رندھاوا نے جواب دیا۔ آبش خاموش رہی۔ پھر 2 دن پیکنگ کرتے ہوئے گزر گئے۔ آبش نے اپنی کم اور احمد کی زیادہ چیزیں رکھی تھیں۔ آج ان کی فلائٹ تھی۔ آبش بہت دکھی تھی اور اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا بچپن گزرا تھا، اس گھر میں اتنی یادیں جڑی تھی۔ برنل ایئرپورٹ پر جب لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو آبش کو یاد آیا جب ایک دفعہ اس نے احمد سے اس کی خواہش پوچھی تھی تو احمد نے کہا تھا کہ میں جرمنی میں سب سے بڑے شہر میں اپنا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل بناؤں گا، ہوٹل گرینڈ حیات۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ آبش نے اسی وقت طے کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا خواب پورا کرے گی۔ انہیں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ آبش کی نانی بھی چل بسی۔ ماں کی وفات کی وجہ سے مسز رندھاوا بہت دکھی رہتی تھی، لیکن اس بار آبش نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں MBA کے لیے ایڈمیشن لیا اور اپنا ہوٹل کھولا جو کہ کامیاب بھی رہا۔
इस सब में इसको मिस्टर रंधावा की सपोर्ट हासिल रही थी। वो अगर कहीं पर हौसला खो देती तो वो इसको फिर से खड़ा करते। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने खुद को बहुत बेहतर कर लिया था। लोग कहते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन जिससे दिलो जान का रिश्ता हो वो नहीं भूलते, वो याद रहते हैं। जो जख्म लगते हैं वो हरे ही रहते हैं और हमें तकलीफ देते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी जान से प्यारे शख्स को मरते देखना आसान नहीं होता, लेकिन इसने ये तकलीफ देखी और सही भी थी। वो भूली कुछ नहीं थी, लेकिन जीना सीख गई थी अपने मामा बाबा के लिए। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर, फिर क्या मुकद्दर, क्या नसीब और क्या हाथ की लकीरें। आबिश वो माजी में इतनी गुम थी कि मिसेस रंधावा कमरे में कब आई इसको पता भी ना चला। इन्होंने इसे पुकारा तो वो माजी से लौटी। इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा। जी मामा, आप इस वक्त? इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां अब 5 बज चुके थे। इसने गहरी सांस ली। वो यकीनन इसे देखने आई थी। आबिश बेटा तुम ठीक हो? इन्होंने तशवीश से पूछा और वो अच्छी तरह जानती थी कि किस हवाले से पूछा गया था। इसे इन पर बेख्तियार प्यार आया क्योंकि वो खुद सब फेस कर चुकी थी, लेकिन अब भी इसकी फिक्र कर रही थी। जी मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हुआ करें। इसने इन्हें साथ लगाते हुए कहा। चलो तुम नमाज पढ़ लो, मैं तुम्हारे बाबा को देख लूं। वो इसे हिदायत देती हुई चली गईं। आबिश अलमारी की तरफ बढ़ी और वो सेल निकाला। इसने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ देर देखने के बाद इसने सेल वापस रखा और वजू करने चली गई। अबू जी मैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर कमाना चाहता हूँ, हमदान ने बल आखिर अपने वालिद से कहा। वो कब से इनके पास बैठा इसी सोच में था कि बाप से कैसे बात करे। वो इसी सोच में गुम था जब इन्होंने इससे पूछा कि वो कुछ कहना चाहता है। इसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा साहब कुछ देर के लिए खामोश से हो गए। दानी बेटा तुम जानते हो कि हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि तुम्हें किसी दूसरे मुल्क भेज सकें, फिर तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? और बेटा अपने मुल्क रहकर भी तो तुम कमा सकते हो ना, तुम यहाँ पर कुछ भी काम कर लो। मुस्तफ़ा साहब ने बेटे को समझाना चाहा। अबू जी मैं यहाँ पर इतना नहीं कमा सकता जितना किसी दूसरे मुल्क में कमा सकता हूँ, और मेरे जाने के लिए आप पैसों की फिक्र नहीं करें। मेरा एक दोस्त है, वो जर्मनी में होता है, कुछ हफ्ते पहले ही लौटा है। वो मुझसे मिला तो इसने मुझसे कहा कि वो सब खुद कर लेगा, मैं बस अपने कागजात तैयार करवा लूँ। और रही बात पैसों की तो इसने कहा मैं बेशक वहाँ जाकर दे दूँ। अबू जी वैसे भी मुझे अपनी बहनों का भी तो कुछ सोचना है, इनकी शादी करवानी है, जैन को पढ़ाकर कुछ बनाना है और फिर आपका इलाज भी तो करवाना है। इसने तफसील से बताया। मजबूरियों की एक तवील लिस्ट थी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी इस पर। मुस्तफ़ा साहब रंजीदा हो गए। इनका होनहार बेटा किस कदर परेशानियों में मुब्तला था। लेकिन दानी बेटा क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इससे पहले कि वो कुछ कहते हमदान ने इनकी बात काट कर पूछा। तुम पर ही तो यकीन है, लेकिन चलो ठीक है, तो जैसा तुम मुनासिब समझो। मुस्तफ़ा साहब को एक ही डर था कि कहीं इनके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर थोड़ी तजब्ज़ुब के बाद इन्होंने इजाज़त दे दी। हमदान का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। इससे छोटी इसकी 4 बहनें थी और एक भाई था। सब अच्छे से चल रहा था। वो सब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थे और खुश भी थे। लेकिन मुस्तफ़ा साहब के एक्सीडेंट के बाद से खुशियों ने जैसे इनके घर से मुंह मोड़ लिया था। हमदान तब 19 साल का था जब मुस्तफ़ा साहब का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इनकी टांगें बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई थीं और तब से वो चारपाई के होकर रह गए थे। ऐसा नहीं था कि इनका इलाज हो नहीं सकता था, इलाज तो मुमकिन था, लेकिन इनके पास इतनी रकम नहीं थी कि इलाज करवा सकते। इतनी कम उम्री में ही हमदान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। 3 साल से हमदान ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अखराजात थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। ढेरों मसाइल थे जिनका सामना था। छोटे बहन भाई की पढ़ाई, बाप का इलाज और घर के अलग अखराजात। ऐसा नहीं था कि वो गैर जिम्मेदार था। मुस्तफ़ा साहब के सब बच्चों में से हमदान सबसे जिम्मेदार और फरमाबरदार था। वो मसाइल की वजह से परेशान था कि इसका एक पुराना दोस्त जो कि जर्मनी से आया हुआ था इसको मिला। हमदान ने इसको अपनी परेशानी बताई तो जो इसने मशवरा दी वो इसने आज मुस्तफ़ा साहब के सामने पेश कर दिया था। होपफुली आपने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी और स्टोरी आपको कैसी लग रही है, नॉवल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म आप लोग करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं।
لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی پسند کا ناول اپلوڈ کریں. سو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.